नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो आपके चौथा जो प्रश्न पत्र है उसके लिए जो आपके कुल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और आंतरिक मूल्यांकन ये आपके 40 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन ये आपके 60 नंबर का होगा, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो आपके जो सब्जेक्ट है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, इसकी इकाई 2 मौखिक अभिव्यक्ति, ये आपके 15 नंबर की आएगी। तो मैं आज आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर सभी सब्जेक्ट के सभी इकाइयों के नोट्स के वीडियो आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, कोई भी अभिव्यक्ति हमारी मौखिक अभिव्यक्ति का कब तक हिस्सा नहीं बन सकती? तो जब तक किसी बात को सुनकर समझा नहीं जाए तब तक वह हमारी मौखिक अभिव्यक्ति का हिस्सा नहीं बन पाती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बोलने का सुनने से गहरा संबंध है कैसे? तो बोलने का सुनने से गहरा संबंध है क्योंकि जब हम किसी बात को सुन रहे होते हैं तब हमारा मस्तिष्क कहीं बोलने की भी रूपरेखा चिंतन के बीच बना रहा होता है। ये आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि आपके ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है कि वार्तालाप कितने प्रकार के होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? तो वार्तालाप कितने 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य वार्तालाप और दूसरा है विशिष्ट वार्तालाप। जो सामान्य वार्तालाप प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक समझ के आधार पर कर लेते हैं, जबकि विशिष्ट वार्तालाप उस विषय के जानकार अथवा विशेषज्ञ लोगों के बीच संभव होता है। कि जो वार्तालाप कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न है। तो वार्तालाप 2 प्रकार का, जो सामान्य वार्तालाप होता है, ये सामान्य व्यक्ति जो बातचीत करते हैं उसे सामान्य वार्तालाप कहते हैं। और जो विशिष्ट वार्तालाप होता है वो अपनी जो वार्तालाप में है तो एक विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे विशिष्ट वार्तालाप कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? तो पहला उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सुनकर समझने में के महत्व को जानना। दूसरा है आवाज़ के उतार चढ़ाव व संदर्भ के आधार पर बात को समझने की कुशलता अर्जित करना। तीसरा है श्रवण बाधित व्यक्तियों की भाषा के विविध पहलू को समझना। चौथा है विभिन्न प्रकार के वार्तालाप एवं उनमें भागीदारी को समझाना। और पांचवा है जनसंचार माध्यम से प्राप्त सामग्री के विश्लेषण की समझ बनाना। ठीक है, तो ये अपन ने मौखिक जो अभिव्यक्ति उसके प्रमुख उद्देश्य देखे। अगला प्रश्न है वार्तालाप की विशेषताएं बताइए। तो वार्तालाप की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है वार्तालाप मधुर हो। दूसरी उसमें प्रभाव उत्पादक होनी चाहिए, जो प्रभाव वो उत्पादकता होनी चाहिए कि जो भी आप वार्तालाप कर रहे हो तो उसमें प्रभावित अगला व्यक्ति प्रभावित होना चाहिए। तीसरा है बोलचाल की भाषा में गतिशीलता होनी चाहिए। चौथा है बोलचाल के में बनावटी के स्थान पर स्वाभाविकता होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरा पूरा अपना जो बातचीत करते हैं उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। पाँचवा है बोलचाल में यथोचित हाव भाव होने चाहिए। छठा है बातचीत का तरीका शिष्टाचार युक्त हो। और सातवां है वार्तालाप का भाव स्पष्ट हो। और आठवां है व्याकरण संबंधी शुद्धता होनी चाहिए। तो ये सभी क्या हैं? वार्तालाप की विशेषता हैं। तो अच्छे वार्तालाप करने जो अच्छा वक्ता होता है वो इन सभी विशेषताओं की हमेशा ध्यान में रखकर वह वार्तालाप करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाटक एवं कविता पठन मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार संवारते हैं? तो नाटक एवं कविता पठन मौखिक अभिव्यक्ति को कैसे संवारते हैं? तो अपन ये देखते हैं कि एक अगर किसी पुस्तक में नाटक दिया होता है और किसी पुस्तक में कविता दी होती है, जो कविता और नाटक आते हैं ये किस उद्देश्य से आते हैं और इनसे जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो कैसे संवरती है ये अपन देखते हैं। तो पहला है नाटक। पहला क्या है? नाटक। नाटक अभिनय मौखिक व्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इससे बोलने बालकों व बालिकाओं में कल्पना शक्ति तर्क शक्ति का विकास होता है। नाटक मंचन में बच्चे तरह तरह के कौशल अपनाते हैं। विद्यालय में नाटक मंचन का मौका देकर मौखिक अभिव्यक्ति को संवारा और निखारा जा सकता है। तो नाटक मंचन के लिए बच्चों को ऐसे विषय दिए जाएं जो उनके आसपास के हो, जैसे बहन की शादी, भैया का
मुंडन। तो ऐसे टॉपिक होंगे उनके आसपास के, तो बच्चे बढ़ चढ़ कर अपने भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा है कविता। ठीक है, तो पुस्तकों में जो कविता आती है उनका क्या उद्देश्य होता है और इससे मौखिक अभिव्यक्ति कैसे सुधारी जाती है। तो कविता पाठ से बालकों की रागात्मक शक्तियाँ उभरती हैं। कक्षा में आदर्श कविता वाचन के पश्चात छात्रों से अनुकरण वाचन से करवाया जाता है। ठीक है, जिससे बालक को उच्चारण की शुद्धता, आरोह अवरोह की गति, विराम प्रवाह आदि का ज्ञान हो सके। विद्यालय में आयोजित विभिन्न समारोह में बच्चों को कंठस्थ की गई कविताओं को सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। कवि दरबार, कवि सम्मेलन, कविता, दोहा, वाचन प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया जा सकता है। सृजनशील बालक अपनी मौलिक रचनाएं सुनना पसंद करते हैं, उन्हें उनके अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बालकों में सुनने की आदत का विकास करने के लिए शिक्षक कौन कौन से उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो बालक ज़्यादा से ज़्यादा सुने, तो इसके लिए एक शिक्षक क्या क्या उपाय कर सकता है। तो उसके लिए मैं ये आप जो भी आपके पॉइंट है ये पॉइंट लेके आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ, आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, इसके लिए मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। तो आप इन पॉइंट को याद करके भी एग्ज़ाम में जा सकते हो। इससे क्या है, आप अपने हिसाब से पॉइंट के हिसाब से आप बढ़ा चढ़ा कर अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जिससे कि आपका बड़ा आंसर बन सकता है। तो ये टॉपिक जो पॉइंट है इस प्रश्न में लेके आया हूँ कि बालकों में सुनने की आदत का विकास करने के लिए शिक्षक को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला है स्वस्वर वाचन। तो शिक्षक क्या करेगा, स्वस्वर वाचन कराएगा। फिर दूसरा है श्रुति लेख लिखवाएगा। तीसरा है भाषण, तो भाषण में भी उनका बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। और चौथा है वाद विवाद प्रतियोगिता करवाएगा। और पांचवा है प्रश्नोत्तरी विधि करवाएगा, जो प्रश्नोत्तरी जो प्रतियोगिता उनमें करवाएगा ये। और छठा है कहानी कहना और सुनाना। और सातवां है केवल श्रव्य तथा श्रवदस्य सामग्री का उपयोग करना। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आवाज़ के पहलुओं को हम किन किन रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं, वर्णित कीजिए। पहला है वक्ता के बोलने की गति और आवृत्ति। ठीक है, तो ये भी मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, जिससे कि आप इसको बड़ा प्रश्न लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला है वक्ता के बोलने की गति और आवृत्ति। दूसरा पॉइंट है वक्ता की आवाज़ का कटु मृदु होना। ठीक, तीसरा है वक्ता की आवाज़ का स्पष्ट होना। चौथा है वक्ता की आवाज़ की तीव्रता। और पांचवा है वक्ता की आवाज़ में शब्दगत भाव होना। तो दोस्तों अपन ने ये आज जो इकाई 2 है, ठीक है, आपके प्रश्न पत्र जो चौथा प्रश्न पत्र है कि हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, इसकी इकाई 2 मौखिक अभिव्यक्ति, ये आपके 15 नंबर की इकाई है। सबसे ज़्यादा ये सबसे बड़ी इकाई यही है और ये आपके 15 नंबर की इकाई है। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम में ये मेरे शॉर्ट नोट्स हेल्पफुल रहेंगे। आप तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।